हेलो डी स्टूडेंट्स, डॉक्टर सम लांबा बायो वाले गुरुजी चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी जैविक वर्गीकरण पढ़ा था और उस पार्ट फर्स्ट में हमने विभिन्न जो किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसको डिस्कस किया, विभिन्न जगतों को पढ़ा और फाइनली हमने जितने भी सजीव हैं उनको 5 जगत में यानी 5 किंगडम्स में कैटेगराइज किया और ईच किंगडम को हम आगे की क्लासेज में अब पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम मोनेरा जगत को पढ़ेंगे। तो जिस स्टूडेंट ने अभी तक बायो वाले गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली जो इंपॉर्टेंट क्लासेज हैं उनके वीडियो आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स चलते हैं। तो आज का जो जगत है यानी जो आज का जो टॉपिक है वो है मोनेरा जगत। मोनेरा जगत 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर हमने डिस्कस किया था। इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक कंपैरिजन किया था हमने किंगडम मोनेरा। तो आज किंगडम मोनेरा की जो वेरियस कैरेक्टरिस्टिक हैं यानी जो फीचर हैं इसके, उसका एक इंट्रोडक्टरी क्लास हम करेंगे। उसके बाद में इसके जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर इसके जो अभिलक्षण हैं, स्पेशली मोनेरा जगत के अभिलक्षण का मीनिंग कैरेक्टरिस्टिक। तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या क्या है, मीन्स इस किंगडम में, इस जगत में जो भी ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं, जो इंक्लूड हैं ऑर्गेनिज्म, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इनका जो सेल है, इनकी जो कोशिका है वो कैसी है, प्रोकैरियोटिक कोशिका है और इनकी बॉडी में एक ही कोशिका यानी यूनिसेलुलर होते हैं, ये सिंगल सेल होती है। तो अब आप यहाँ कह सकते हैं ये एक कोशिकीय प्रोकैरियोट्स हैं। ये कैसे हैं, एक कोशिकीय प्रोकैरियोट्स हैं। एक कोशिकीय प्रोकैरियोट्स हैं। इसका मीनिंग ये है कि दे आर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, यानी इनकी बॉडी के अंदर क्या है, एक ही सेल है और सेल किस टाइप का है, प्रोकैरियोटिक टाइप का है। तो दे आर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। क्लियर। इसके बाद में अब ये प्रोकैरियोट्स क्यों हैं, मीन्स इनका जो सेल है, जो कोशिका है वो प्रोकैरियोटिक टाइप का है। तो इस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ऐसा क्या है, तो हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल की। तो प्रोकैरियोटिक जो सेल है स्पेशली उसका मीनिंग क्या है, या फिर प्रोकैरियोटिक कोशिका में ऐसे क्या कमियां रहती है या फिर क्या इसके स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक हैं, तो वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो वही कैरेक्टरिस्टिक मोनेरा जगत का हो जाएगा। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो पहला अभिलक्षण है वो ये है कि इसमें जो केंद्रक झिल्ली है यानी कोशिका है, तो इसमें जो केंद्रक झिल्ली है यानी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, केंद्रक झिल्ली का मीनिंग जो न्यूक्लियस पे जो मेम्ब्रेन है, मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो क्या है, अनुपस्थित है ही नहीं, एब्सेंट है, अनुपस्थित। तो फ्रेंड्स ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, या आप कह सकते हैं केंद्रक झिल्ली इसके अंदर है नहीं। तो इस कोशिका की बात करें तो इस कोशिका में क्या नहीं है, केंद्रक झिल्ली नहीं है। अब केंद्रक झिल्ली नहीं है, केंद्रक के चारों तरफ बाउंड्री नहीं है, साथ में केंद्रक के अंदर जो केंद्रिका होती है, केंद्रिका जिसको आप न्यूक्लियोलस बोलते हैं, न्यूक्लियोलस, वो भी क्या होती है, एब्सेंट होती है, केंद्रिका भी नहीं है। तो ये कैसा केंद्रक है, देखिए, जिसमें केंद्रिका भी नहीं है और केंद्रक झिल्ली भी नहीं है। तो फिर इसके अंदर क्या है, बोलिए ये दोनों चीज़ें नहीं है। अब हम कह सकते हैं गुणसूत्र है या नहीं है, तो बोले वास्तविक गुणसूत्र अनुपस्थित। वास्तविक जो गुणसूत्र हैं यानी जो आप कह सकते हैं ट्रू क्रोमोसोम, गुणसूत्र का मीनिंग क्रोमोसोम्स, ये भी एब्सेंट है। अब क्रोमोसोम का मीनिंग ये है कि जो ट्रू क्रोमोसोम, वास्तविक गुणसूत्र हैं, वो भी इसमें नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है, वास्तविक गुणसूत्र भी इसके अंदर नहीं है। अब साथ में जो गुणसूत्र है वो भी आप कह सकते हैं उसमें हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित है। जैसा भी गुणसूत्र है उसमें हिस्टोन जो प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन
वो क्या है, तो बोलेंगे स्टोन प्रोटीन है ही नहीं। यानी इस कोशिका के केंद्रक में जो गुणसूत्र है, जैसा भी गुणसूत्र है आगे पढ़ेंगे वो कैसा है, तो उसमें क्या नहीं है, हिस्टोन प्रोटीन है वो नहीं है, एब्सेंट है। तो देखिए ये सारी चीज़ें अनुपस्थित हैं। हमारी जो यूकेरियोटिक कोशिका होती है, यानी आगे आने वाले सजीवों को जिनको हम पढ़ेंगे, आगे आने वाले ऑर्गेनिज्म को आगे जगतों में, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि उसमें केंद्रक झिल्ली भी होती है, केंद्रिका भी होती है, ट्रू क्रोमोसोम यानी वास्तविक गुणसूत्र भी होते हैं, और गुणसूत्रों के अंदर स्टोन प्रोटीन भी होता है। बट यहाँ की जो प्रोकैरियोटिक कोशिका उसमें ये नहीं है। तो अब ये सारी चीज़ें नहीं हैं, तो फिर वास्तव में है क्या इसके अंदर? तो अगर हम बात करें कि ये तो नहीं है, लेकिन इसमें रियल में है क्या, तो हम बात करेंगे इस प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो केंद्रक है उसमें देखा जाए तो वहाँ पर एक कूट गुणसूत्र है। क्या है? कूट व एकल गुणसूत्र, एक ही है, और वो भी कैसा है, कूट गुणसूत्र है। यानी सूडो क्रोमोसोम, सूडो और सिंगल, सूडो एंड सिंगल क्रोमोसोम कैसा है, एक ही गुणसूत्र है। यहां पेर वेर का चक्कर ही नहीं है, मीन्स जोड़े तो होते ही नहीं है। तो कूट व एकल गुणसूत्र है। अब ये कूट व जो एकल गुणसूत्र है, इसके अंदर क्या डीएनए होता है? तो बोले गुणसूत्र में डीएनए तो होगा ही होगा, बट यहां पर आप कह सकते हैं जो डीएनए होगा वो कैसा है, यहां का जो डीएनए है वो द्विसूत्रीय तो है, दो सूत्रों वाला है, डबल स्टैंडर्ड है, वर्ताकार भी है, मतलब रेखिक नहीं है, वह नग्न डीएनए है। अब यहां का जो डीएनए है वो कैसा है, तो हम यहां बोल देंगे यहां का जो डीएनए है वो डबल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड, सर्कुलर यानी वर्ताकार, व नेकिड डीएनए, और कैसा है, नग्न डीएनए है, नेकिड डीएनए। तो अब देखिए यहां का इसका मतलब क्या है, ऊपर वाली चीजें हमने बताई जो यूकेरियोटिक कोशिका में है वो इसमें नहीं है, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये थिंग्स हैं, नहीं होती हैं। बट रियल में देखा जाए तो इसके अंदर एक कूट व एकल गुणसूत्र है, यानी सूडो और सिंगल क्रोमोसोम है, एक ही क्रोमोसोम है, और उस क्रोमोसोम के अंदर क्या है, द्विसूत्रीय, दो सूत्रों से बना हुआ। यानी द्विसूत्रीय का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये दो सूत्र होते हैं डीएनए के अंदर, और ये जो डीएनए होता है ये रेखिक डीएनए होता है, यानी लीनियर डीएनए होता है। लेकिन यही डीएनए आप कह सकते हैं ये वर्ताकार है। अब यहाँ वर्ता का मतलब ऐसे वर्त जैसी आकृति का नहीं होगा, बट ये दो सूत्र होंगे और दोनों के सिरे आपस में ऐसे जुड़े होंगे, तो इसको हम द्विसूत्रीय वर्ताकार बोलेंगे। तो ये कैसा है, बोले ये वर्ताकार है, सूत्र तो दोनों में ही है, ये सर्कुलर है, दो सूत्र तो दोनों में ही है, लेकिन द्विसूत्रीय रेखिक है, ये हमारे यूकेरियोट सेल में होता है, और ये द्विसूत्रीय सर्कुलर है। अब यहाँ पर जो डीएनए है रेखिक वाला, इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन होता है, ठीक है ना, और इसमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है। तो हमने पहले ही बता दिया हिस्टोन प्रोटीन नहीं है। तो हिस्टोन प्रोटीन नहीं होने के कारण इसको क्या बोलेंगे, नग्न डीएनए यानी नेकेड डीएनए बोलेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपने देखा कि रियल में देखा जाए तो उनके न्यूक्लियस में एक फॉल्स यानी सूडो क्रोमोसोम है, और एकल क्रोमोसोम यानी सिंगल ही है वो। उसमें जो डीएनए है वो द्विसूत्री यानी डबल स्टैंडर्ड है, वर्ताकार यानी सर्कुलर का है, और नग्न डीएनए है, नेकेड डीएनए यानी उस डीएनए के अंदर ओनली डीएनए है, उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है। क्लियर? तो ये इसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है। अब यहाँ पर जो केंद्रक बना यानी जो न्यूक्लियस बना इस प्रोकैरियोटिक कोशिका में, ये वास्तविक केंद्रक नहीं है, यानी जो न्यूक्लियस है वो कैसा है, वो एक तरीके से रियल नहीं है। यहाँ पर जो केंद्रक बना उसमें देखो केंद्रक झिल्ली भी नहीं है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, केंद्रिका यानी न्यूक्लियोलस भी नहीं है, वास्तविक गुणसूत्र यानी ट्रू क्रोमोसोम भी नहीं है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं है यानी नेकेड डीएनए है, और कैसा गुणसूत्र है, बोले कूट व एकल गुणसूत्र है यानी सूडो और सिंगल क्रोमोसोम है, और वो क्या है, बोले द्विसूत्री यानी डबल स्टैंडर्ड है, वर्ताकार है, और नग्न डीएनए यानी कुल मिला के गुणसूत्र तो है लेकिन वो सूडो टाइप का है, एकल ही है, और वो एक तरीके से रियल में केंद्रक जैसी संरचना नहीं है। तो इसका जो केंद्रक है उसको वास्तव में हम क्या कहेंगे, तो बोले इसको हम कह सकते हैं एक तो केंद्रकाभ, केंद्रकाभ, इंग्लिश में इसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड। ऐसे ही इस ऐसे केंद्रक को हम एक और कह सकते हैं जीनोफोर, जीनोफोर, तो इसको जीनोफोर भी कह सकते हैं।
जीनोफोर के अलावा इसको इंसिपिएंट न्यूक्लियस यानी आरंभिक केंद्रक भी बोलते हैं। तो इसको आप एक अन्य नाम और दे सकते हैं, आरंभिक केंद्रक। आरंभिक केंद्रक का मीनिंग है फ्रेंड्स इंसिपिएंट न्यूक्लियस। इंसिपिएंट न्यूक्लियस, इसका मीनिंग यह है कि ऐसा केंद्रक जो शुरुआत में बना, यानी बाद में इसमें डेवलपमेंट हुआ लेकिन शुरुआत में ऐसा ही था। तो यहाँ पर जो केंद्र का यानी न्यूक्लियोइड, जीनोफोर और आरंभिक केंद्रक यानी इंसिपिएंट न्यूक्लियस, ये सब एक ही नाम है। और ये किसको बोल रहे हैं? इस फाल्स यानी सूडो न्यूक्लियस को। तो अब देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका का रियल मतलब तो यही हुआ। प्रो मीन्स एक तरीके से प्रोटोटाइप यानी पुराना, और कैरियोटिक मतलब कैरियो वर्ड यूज हो रहा है किसके लिए? न्यूक्लियस के लिए। तो प्रोकैरियोटिक का मीनिंग यही है। तो यहाँ पर जो प्रो वर्ड है और कैरियो जो वर्ड है, प्रो मीन्स एक तरीके से प्रोटोटाइप यानी ओल्ड वन, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस से रिलेटेड है। तो प्रोकैरियोटिक सेल इसके अंदर है, हमने बोला। तो वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या कमियां हैं और कैसी इसके अंदर डीएनए और या गुणसूत्र है और इसके केंद्र को रियल में क्या बोलेंगे, ये अपने आप में इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये आपको पता रहना चाहिए। क्लियर? तो देखिए थर्ड यानी नेक्स्ट इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, अभिलक्षण है, वो ये है कि इसके अंदर इस कोशिका में यानी मोनेरा जगत के अंदर जो सजीव हैं इनकी कोशिका में और क्या नहीं है, तो बोले सभी झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। जब हम कोशिका पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि उसके अंदर जो कोशिकांग होते हैं यानी सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, वो कुछ तो झिल्ली युक्त होते हैं यानी मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं यानी मेम्ब्रेनस होते हैं, और कुछ मेम्ब्रेन लेस यानी झिल्ली रहित होते हैं। तो सभी झिल्ली युक्त कोशिकांग यानी मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेली, मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेलीज क्या हैं? एब्सेंट होते हैं, होते ही नहीं, अनुपस्थित। तो आपको यहाँ ये रिमेंबर रखना है, इन मोनेरा जगत में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनमें क्या नहीं होता, जो सेल होती है वो एक ही सेल होती है उनमें, वैसे भी उसके ऑर्गेनिज्म में उसकी बॉडी में सिंगल सेल होती है, उस सेल प्रोकैरियोट टाइप की है, और उसमें भी क्या नहीं है, झिल्लीयुक्त कोशिकांग हैं वो अनुपस्थित हैं। अब झिल्लीयुक्त कोशिकांग का मतलब बहुत सारे कोशिकांग हैं, जैसे उनके नाम आप जानते हैं जब कोशिका में आएंगे, लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? ठीक ऐसे ही आप कह सकते हैं प्लास्टिड, जिसको लवक बोलते हैं। क्लियर? ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रवी जालिका, जिसको आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी एब्सेंट है। ठीक ऐसे ही जो गोल्गी बॉडी है यानी गोल्जी काय, वो भी एब्सेंट है। लाइसोसोम ऑल्सो, लाइसोसोम भी एब्सेंट है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं जो मेन जो कोशिकांग हैं, जो झिल्लीयुक्त कोशिकांग हैं, वो सारे के सारे इसमें नहीं होते। यानी कुल मिला के ऐसे आप सेंट्रोसोम भी बोल सकते हैं, जो तारक काय है वो भी नहीं होता, क्योंकि ये कोशिकांग हम सेल के अंदर पढ़ेंगे। वैसे सेंट्रोसोम भी है वो एब्सेंट होता है। तो दीज मेम्ब्रेनस बाउंड यानी मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेलीज, मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, या फिर इन मोनेरा जो ऑर्गेनिज्म है उनमें एब्सेंट होता है। यानी जो झिल्लीयुक्त कोशिकांग हैं जिनमें झिल्लियां पाई जाती हैं नहीं होते। तो फिर क्या इसमें कोशिकांग होता ही नहीं, या फिर अगर कोशिकांग प्रेजेंट है यानी सेल ऑर्गेनेली होता है या नहीं होता है, तो बोले जो होता है वो कौन सा है? तो हम यहाँ बात करेंगे कि ओनली राइबोसोम इज फाउंड। कौन सा कोशिकांग प्रेजेंट होता है? केवल राइबोसोम। जब सेल पढ़ेंगे तो राइबोसोम के वेरियस टाइप पढ़ेंगे। तो राइबोसोम है वो क्या है? प्रेजेंट होता है, यानी राइबोसोम उपस्थित होता है। तो राइबोसोम इसमें पाया जाता है, प्रेजेंट है। अब राइबोसोम भी कौन सा? बोले राइबोसोम के दो प्रकार हैं, 70S और 80S। तो 70S राइबोसोम है वो पाया जाता है। 70S राइबोसोम इज फाउंड इन ऑर्गेनिज्म ऑफ मोनेरा किंगडम।
इसकी डिटेल्स हम आगे पढ़ेंगे, बट यहाँ पर आपको यानी कोशिका में सेल में पढ़ेंगे, बट ओनली जो राइबोसोम है, राइबोसोम यानी जिसके अंदर सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, झिल्ली उस पर नहीं पाई जाती, वो झिल्ली रहित है, वो नॉन मेम्ब्रेनस है, तो वो होता है केवल, बाकी कोई कोशिकांग नहीं होता है। तो वैसे तो इसके जो मोनेरा जगत के जो स्पेशली जो एग्जाम्पल हैं लाइक यू बैक्टीरिया है ना, आर्की बैक्टीरिया, और जो ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नील हरित शैवाल, उनको हम जब पढ़ेंगे तो उसमें उनकी स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, तो कौन कौन सी स्ट्रक्चर है वो दोबारा से आएगी। लेकिन एक जनरली आपको ध्यान रखना है कि ओनली राइबोसोम इज फाउंड, राइबोसोम ही पाया जाता है, ये नहीं पाए जाते। क्लियर। इसके बाद में फ्रेंड्स चलते हैं हम राइबोसोम के बाद में कि यहाँ पर जो सेल है प्रोकैरियोटिक सेल, उसका जो कोशिक सेल का बाहर क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है, यानी जो सेल वॉल है उसमें क्या होती है बाहर, कोशिका भित्ति सेल वॉल, सेल के बाहर सेल वॉल होती है। सेल वॉल का जो मेडअप बाई कौन से कंपोनेंट से बनी होती है, तो हमने कहा सेलुलोज रहित होती है, सेलुलोज रहित यानी बिना सेलुलोज के बनी होती है। लेकिन रियल में बनी किससे होती है, तो अब आप बता सकते हैं कि यहाँ की जो सेल वॉल है वो रियल में किससे बनी होती है, तो हम बात करेंगे अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल जानते हैं यानी अमीनो एसिड्स प्लस शर्करा के कॉम्बिनेशन से बनी होती है, तो यानी अमीनो एसिड और शुगर के कॉम्बिनेशन से बनी होती है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ याद रखना है कि अमीनो एसिड एंड शुगर यानी जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनके कॉम्बिनेशन से बनी होती है। तो ये टर्म आपको ध्यान रखना है। जनरली यहाँ एक डेराइव्ड टर्म है दैट इज पेप्टाइडोग्लाइकेन, तो इसकी जो कोशिका भित्ति है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन, हालांकि ये ओनली बैक्टीरिया में होती है सेल वॉल ऐसी पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी हुई। तो आप यहाँ पर आपको इतना याद रखना है, जब हम इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को पढ़ेंगे तब डिफरेंशिएट कर देंगे। पेप्टाइडोग्लाइकेन नामक सब्सटेंस है, पेप्टाइडोग्लाइकेन नामक एक पदार्थ है, उससे ये बनी होती है। और पेप्टाइडोग्लाइकेन अमीनो अम्ल और शुगर से बना होता है, अमीनो एसिड और इससे शुगर से बना होता है। क्लियर। तो अब ये जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है इसको आप म्यूकोपेप्टाइड भी बोल सकते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड म्यूकोपेप्टाइड, म्यूकोपेप्टाइड और म्यूरिन, म्यूरिन। तो ये जो टर्म है ये आपको स्पेशली इसलिए बता रहे हैं कि ये टर्म जनरली यूज हो जाते हैं कई बार, पेप्टाइडोग्लाइकेन टर्म ना देखें, म्यूकोपेप्टाइड और म्यूरिन वर्ड है वो यूज हो जाता है। तो इसका सेल वॉल इस कंपोजिशन का बना होता है, ये आपको रिमेंबर रखना है। अब देखिए नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, बिकॉज प्रोकैरियोट्स जो है वो यूनिसेलुलर होते हैं और इनमें सेल जो मोनेरा जो किंगडम के जो ऑर्गेनिज्म है उनमें जो सेल है वो प्रोकैरियोटिक नेचर का है। और इसमें एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस होगी, सेल ऑर्गेनेली तो है नहीं। तो आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया है वो सेल ऑर्गेनेली, ऐसा सेल ऑर्गेनेली है जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है यूकैरियोटिक सेल में। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं, तो एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस होगी, तो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन पर जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं, जो श्वसन के एंजाइम होते हैं, वो श्वसन के एंजाइम यानी वो रेस्पिरेटरी एंजाइम इसकी सेल मेम्ब्रेन पर भी होते हैं। तो आप यहाँ कह सकते हैं इसमें श्वसन के जो एंजाइम हैं, श्वसन के एंजाइम यानी रेस्पिरेटरी एंजाइम, जो एनर्जी प्रोडक्शन में यूज होते हैं, तो ये कहाँ पर हैं, तो बोले श्वसन के एंजाइम कोशिका झिल्ली पर उपस्थित, कोशिका जो झिल्ली है उसकी जो इनर मेम्ब्रेन इनर साइड होती है, कोशिका झिल्ली की आंतरिक सतह पर उपस्थित, यानी जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी जो इनर साइड है, तो आप कह सकते हैं इनर साइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की इनर साइड पे ये एंजाइम्स होते हैं श्वसन के और ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। अब एनर्जी के लिए इनको फूड कहाँ से मिलेगा, न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, तो आप कह सकते हैं न्यूट्रिशन जो है इनमें जो पोषण है वो भी देखिए किस टाइप का होता है। तो मोनेरा किंगडम के जो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें जो पोषण है वो दो टाइप का है, यानी जो न्यूट्रिशन है ये खुद बनाते भी हैं और दूसरे से भी न्यूट्रिशन लेते हैं, यानी खुद बनाने का मतलब ये ऑटोट्रॉप्स हैं, स्वपोषी भी हैं। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं
कि इनके अंदर जो पोषण है उसके बेसिस पे ये आप कह सकते हैं स्वयपोषी हैं, यानी ऑटोट्रॉप्स हैं, ऑटोट्रॉप्स। अब ऑटोट्रॉप्स का बेसिक मीनिंग है कि अपना फूड है, दे सिंथेसाइज देयर फूड ऑन, यानी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, चाहे कैसे भी बनाए। लेकिन आप कह सकते हैं कुछ सजीवों में, कुछ में, यानी फ्यू, सारे के सारे नहीं, सिर्फ कुछ मोनेरा जगत के ऑर्गेनिज्म हैं वो स्वयपोषी होते हैं। अब ये जो स्वयपोषण है किस प्रकार से करते हैं, तो बोले प्रकाश संश्लेषण भी कर सकते हैं, यानी कुछ प्रकाश संश्लेषी स्वयपोषी होते हैं, कुछ तो कैसे होते हैं प्रकाश संश्लेषी स्वयपोषी, यानी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। अब ये जब हम आगे वेरियस ऑर्गेनिज्म को पढ़ेंगे मोनेरा किंगडम में, तब बताएंगे कौन कौन से ऐसे हैं जो प्रकाश संश्लेषी स्वयपोषी हैं, यानी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स हैं, ये वहां पर पढ़ेंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है इस टाइप का भी होता है। और रसायन संश्लेषी स्वयपोषी भी होते हैं। रसायन संश्लेषी स्वयपोषी का मीनिंग यह है कि ये कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं। कीमोसिंथेटिक यानी कुछ केमिकल एनर्जी डिराइव करते हैं, उस एनर्जी से फूड सिंथेसाइज करते हैं, तो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। इसका जो डिटेल मीनिंग है वो हम जब बैक्टीरिया पढ़ेंगे, यानी मोनेरा किंगडम का ही ऑर्गेनिज्म है वो, उसको पढ़ेंगे तब बताएंगे। यहाँ पर आपको इतना ध्यान रखना है कि पोषण है वो दो टाइप का है, स्वपोषी भी है और दूसरा क्या है, दूसरा ये विषमपोषी भी है। विषमपोषी या फिर परपोषी, या फिर आप कह सकते हैं ये जो हैं ये हेटेरोट्रॉप्स हैं, हेटेरोट्रॉप्स। तो फ्रेंड्स यहाँ जो हेटेरोट्रॉप्स का मीनिंग है दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। वेरियस सोर्सेज का मतलब कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, यहाँ तो खुद बना रहे थे। अब आप कह सकते हैं जो अधिकांश है, मेजॉरिटी ऑफ जो ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें अधिकांश यानी मोस्टली वो किस नेचर के हैं, हेटेरोट्रॉप्स नेचर के हैं, यानी वो हेटेरोट्रोपिक हैं, यानी वो विषमपोषी हैं। अब ये जो पोषण है दूसरे से ऑब्टेन कैसे करते हैं, तो बोले 3 तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज मृतोपजीवी भी हैं ये। मृतोपजीवी मतलब मरे हुए जीवों से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करना, यानी सेप्रोट्रॉफिक है। ऐसे ही ये जो कुछ जीवित चीज है उससे भी ऑब्टेन कर सकते हैं, मरे हुए से नहीं, जीवित से भी। तो परजीवी टाइप के भी होते हैं ये, यानी पैरासाइटिक न्यूट्रिशन भी होता है इनमें। और तीसरा आप कह सकते हैं इनके अंदर सहजीवी का गुण भी पाया जाता है कुछ में, सहजीवी यानी सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, यानी दो ऐसे सजीव आपस में जो एक तो पोषण बना लेता है दूसरा नहीं बना पाता, दोनों साथ में रहते हैं, दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ये सारे हम बैक्टीरिया में पढ़ेंगे। आपको अगर इन टर्म से पहले से फेमिलियर हैं तो आप कह सकते हैं जो विषमपोषी है, यानी जो दूसरे से फूड किस तरीके से ऑब्टेन करते हैं, बोले मृतोपजीवी, यानी आप कह सकते हैं मरे हुए जीवों से, मृत जीवों से, है ना, डेड रिमेन्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ऐसे ही आप कह सकते हैं जीवित जीवों से, परजीवी का मतलब जीवित जीवों से पोषण प्राप्त करते हैं, और सहजीवी का मतलब दोनों ही आपस में जीवित हैं, एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पोषण के बेसिस पे ये जो कैरेक्टरिस्टिक आपको ध्यान रखना है कि दोनों टाइप के हैं। जनरल क्वेश्चन कई बार अराइज होता है कि मोनेरेंस का जो पोषण है वो किस टाइप का होता है, तो आप कह सकते हैं इन कुछ के अंदर, है ना, इन फ्यू आर ऑटोट्रॉप्स, इन कुछ स्वपोषी हैं और अधिकांश यानी मोस्टली हैं वो विषमपोषी हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात और कर लेते हैं साथ में कि इनके अंदर जो जनन है, रिप्रोडक्शन, वो कैसा होता है। रिप्रोडक्शन तो देखिए यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली नहीं होता है। बैक्टीरिया जब पढ़ेंगे तो वहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक विशेष टाइप बताएंगे जो रियल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। तो आप यहाँ कह सकते हैं ओनली अलैंगिक जनन ही होता है, यानी लैंगिक जनन नहीं होता, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। अब बैक्टीरिया जब पढ़ेंगे तो उस टाइम में ये डिस्कस कर लेंगे कि ये किस तरीके से कौन से मेथड से होता है। क्लियर, यहाँ पर सिर्फ आपको ये मोड पता होना चाहिए, इस मोड से ये रिप्रोडक्शन करता है।
क्लियर। अब यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी आप बता सकते हैं क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, क्या क्या उदाहरण हैं इसके। तो बोले पहला उदाहरण तो आर्कीबैक्टीरिया हो गया। आर्कीबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया क्या है? आर्कीबैक्टीरिया भी एक मोनेरा जगत का ऑर्गेनिज्म है, लेकिन बैक्टीरिया से डिफरेंट है। दूसरा यूबैक्टीरिया यानी जो रियल बैक्टीरिया है वो हो गया। और तीसरा जो है आप कह सकते हैं माइकोप्लाज्मा भी कह सकते हैं। माइकोप्लाज्मा कुछ डिफरेंट है बैक्टीरिया से। और ठीक ऐसे ही नील हरित शैवाल है, वो भी आप कह सकते हैं जिसको हम साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, ठीक है ना। इसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया और नील हरित शैवाल एक ही हैं, है ना, अलग अलग नहीं हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो नील हरित शैवाल जिसको शॉर्ट में ब्लू ग्रीन एल्गी BGA बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे हैं एग्जाम्पल्स हैं, यानी आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो अब हम आगे की क्लासेज में यहाँ पर आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और ब्लू ग्रीन एल्गी को पढ़ेंगे, ठीक है ना, जिसमें यूबैक्टीरिया काफ़ी डिटेल चैप्टर है। तो ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एक इंट्रोडक्शन था इसका मोनेरा किंगडम का। यहाँ पर ये एक इंट्रोडक्शन पढ़ना इसलिए ज़रूरी होता है फ्रेंड्स, क्योंकि इसके बाद में हम बैक्टीरिया को इजीली समझ सकते हैं। यहाँ से जनरल क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ मोनेरा किंगडम से रिलेटेड क्वेश्चन जब जनरेट होते हैं तो ये थ्योरी आपको आनी चाहिए। तो फ्रेंड्स उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी। तो जिन्होंने अभी तक बायो वाले गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप इसको पढ़ते रहिए और जो भी है कंटेंट इसको एक बहुत ही सरल अंदाज में एक समझने की ढंग से हम पढ़ा रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली इसका बेनिफिट होने वाला है। तो आप इसमें लगे रहिए। और जो भी 11th क्लास का स्टूडेंट है, जो अभी नया पढ़ रहा है, नया 11th में है, उसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसको बेसिक तरीके से पढ़ रहे हैं, तो बेसिक चीज़ें उसको क्लियर हो जाएंगी। और साथ में जो नीट का रिपीटर है, नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो वो अपना एक फास्ट रिवीजन का मैं अलग से एक सीरीज़ भी लाऊंगा, तो उसको भी कर सकते हैं और इसका भी आप कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। और जो रीट के स्टूडेंट हैं, जो टीचर एग्जाम के स्टूडेंट राजस्थान में, उनके लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया दे रखा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फ्रेंड्स, थैंक यू।